जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको परीक्षा में कुछ इस प्रकार का पेपर मिलेगा। इसके पेपर के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत 35 प्रश्न विज्ञान विषय के आते हैं, 35 प्रश्न समाज विज्ञान विषय के और 20 प्रश्न आते हैं गणित विषय के। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी गणित विषय के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल। साथियों, अब हम देखते हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। गणित विषय का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या पी से बड़ी है? यदि पी का मान 5/7 है तब। इसमें आपको करना क्या होगा, जहाँ पी लिखा हुआ है वह 5/7 लिखकर हल करना होगा। जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। इसका दूसरा तरीका ये है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पी का मान यहाँ नीचे रखेंगे तो, और इसमें पी में -1 हो रहा है यानी कि घट रहा है, और ऊपर 1 है तो इसका मान कम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पी का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ पी के मान में जो है 1 माइनस हो रहा है तो इस संख्या का मान भी कम प्राप्त होगा। यहाँ ऊपर घट रहा है, नीचे जुड़ रहा है, तो चूंकि यहाँ घट रहा है तो यहाँ भी मान कम प्राप्त होगा, और यहाँ ऊपर जुड़ रहा है और नीचे ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, इस प्रकार से इसका मान अधिक प्राप्त होगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इसमें एक अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या p/q के लिए q डज नॉट इक्वल टू 0। कारण है प्रमेय संख्या सदैव धनात्मक होती है। तो आप जानते हैं कि प्रमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और जो q होता है इसका मान 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात जो हर है प्रमेय संख्या का उसका मान 0 नहीं हो सकता। और प्रमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे कि -3/4 लिखा हुआ है, ये भी प्रमेय संख्या है तो ये ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, कि कथन ए सत्य है लेकिन जो कारण दिया गया है यह असत्य है। अगला है कि दिए गए चित्र में हमें x का मान पता करना है। तो आप जानते हैं कि जो कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो बहस कोण होता है दूरस्थ अंतःकोण के जोड़ के बराबर होता है। दूरस्थ का अर्थ होता है जिससे सटे हुए नहीं हैं, अंतःकोण। तो इसमें इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो 110 का मान है वह x + 60 के बराबर होगा। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ 110 - 60 यानी कि 50। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप अन्य तरीके से भी हल कर सकते हैं कि जैसे 110 है, यहाँ सरल रेखा पर बना कोण का मान 180 होता है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 70 अंश इसका मान। और फिर आप एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के अंतःकोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो 60 और 70 जोड़ देंगे और x जोड़ देंगे, यानी कि x + 60 + 70 बराबर 180, और इस दोनों का जोड़ हो जाएगा 130, तो x धन 130 बराबर हो जाएगा 180, और x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 अंश। तो आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें बतलाना है कि f का मान क्या आएगा। तो आप जो है इसमें कुछ नहीं करना, जो 0.25 यानी कि 0.25 है इसका अंदर यहाँ गुणा करेंगे, इसका इसमें अंदर गुणा करेंगे, फिर चर एक तरफ कर लेंगे और अचर एक तरफ कर लेंगे। जब आप इसको हल कर लेंगे तो इसका मान आएगा 0.6, अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें जो है समांतरवाद पता करना है।
तो समांतर माध्य में आप जानते हैं कि सभी संख्याओं का जोड़ पता करना होता है और जितनी संख्याएं होती हैं या जितने आंकड़े दिए होते हैं उनका भाग करना होता है। तो इसमें जो है हम 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 करेंगे। 5 संख्याएं तो 5 का भाग लगाएंगे, इनका जोड़ करेंगे तो आएगा 60। 60 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा 12। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 अंश है में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे बाह्य कोण का मान। तो बाह्य कोण का मान क्या है इसमें, यहाँ 45 है, तो हम 360 में 45 का भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा 8। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 8। अगला प्रश्न है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का चक्कर पूरा लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वो उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। साथ ही इस तरह के सवालों में आपको जो है इसका एलसीएम ज्ञात करना होता है, अर्थात लासा ज्ञात करना होता है। तो आपको जो है 30, 40, 50 और 60 का लासा ज्ञात करना होगा। तो इसका लघुत्तम आएगा 600, अर्थात 600 सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें जो है दिया गया है किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। किसी संख्या का 25%, तो कोई संख्या है इसका जो है 25% निकाल दो। जैसे कोई संख्या x है, इसका 25% निकाल लो। ये किसके बराबर है, 650 के 18% से 19 कम है। तो 650 का आप 18% निकालना, 18% आएगा ऐसा, और इसमें 19 माइनस कर देना। तो इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 392। अगला प्रश्न है, यदि एक मजदूर किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है तो 3 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों स्पष्ट है कि उस काम को जो है 1 दिन में पूरा करेंगे। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, एक तरफ मजदूर लिख लें, एक तरफ दिन लिख लें। एक मजदूर 3 दिन में करता है तो 3 मजदूर मान लो x दिन में करेंगे। जब मजदूर यहाँ क्या होगा कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो काम कम समय में होगा, तो यहाँ पर प्रतिलोमानुपात होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपात होगा। तो आप इसमें 1 का गुणा 3 से कर देंगे, 1 गुणा 3, और यहाँ 3 का गुणा x से कर देंगे। तो x 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, तो 3 में 3 का भाग लगाया 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 1 दिन। अगला प्रश्न है, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसको में आपको करना क्या है कि सरल ब्याज दिया है, मान लो, तो कह रहा है कि दुगने हो जाते हो कुछ समय बाद। तो मान लो कि 100 रुपये मूलधन है, तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। समय कह रहा कि इसमें जो है तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, इससे आप जो हैं हल करेंगे। इसमें दिया था सवाल कि कुछ सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में दुगने हो जाते हैं। समय दिया है 20 वर्ष, समय दिया है 20 वर्ष और दुगने हो जाते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। हमने माना कि मूलधन 100 रुपया है,
तो मिश्र धन 20 वर्ष में हो जाते हैं 200 रुपये, अर्थात ब्याज कितना हो गया 100 रुपये। समय दिया है 20 वर्ष, तो तिगुने कितने साल में हो जाएंगे, तो हम जो है साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर होता है, ब्याज आया 100 रुपया, इसमें मूलधन या दर निकाल लेंगे, दर हमें पता नहीं है, समय दिया है 20 वर्ष और बटा 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आर का मान आ जाएगा 100, इसका 20 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5%। दर आ गई 5%। अब जो है ये कह रहा है कितने साल में तिगुने हो जाएंगे, तो तिगुना मतलब 100 रुपये के 300 रुपये हो जाएंगे, तो मिश्र धन हो गया 300, तो ब्याज आ जाएगा इसका 200 रुपया। तो फिर इसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, समय निकालना हमें, तो समय बराबर सीधे लिख सकते हो, समय बराबर होता है 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना आया यहाँ 200 रुपया, और मूलधन गुणे दर, तो मूलधन और दर आ गई हैं 5%। जब इसको आप हल करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 5 का भाग 200 में लगाएंगे तो आएगा 40। इस प्रकार से 40 वर्ष में ये 3 गुने हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संख्या 121 की घन होगी। जो संख्या 121 है इसकी घन क्या होगी, तो आप जानते हैं सम संख्या का जो विषम संख्या है इसका घन एक विषम संख्या होगी। कोई सम संख्या है इसका घन करते हैं हम, तो इसकी घन जो है सम संख्या आती है। जैसे 4 का घन किया 64 आएगा, 2 का किया 8 आया, 5 का किया मान लो तो 5 का घन कितना होता है 125। इस प्रकार से जो सम संख्या होती है कोई भी हो उसका घन जो है सम संख्या, विषम संख्या का घन जो है विषम संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 15,500 है तथा उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च हुए। यदि इसको 15% लाभ पर बेचा गया हो तो बेचे जाने वाले मूल्य को रुपए में पता करना है। तो इसमें करना क्या है आपको, 15,500 रुपये का तो खरीदा उसने, खरीद मूल्य हो गया, 450 रुपये इसका हो गया खर्च, ऊपरी खर्च, तो कुल हो गया 15,950 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब जो है 15% लाभ पर हमें बेचना है इसको, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो 15,950 है इसका आपको 15% निकाल लेना है, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। हम जब आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 18,342 रुपये 50 पैसे। अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के बिंदु पर अंतरित कोण की माप क्या होगी। तो साथियों जो वृत्त की जीवा होती है सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, और व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान होता है 90 अंश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा 90 अंश। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी क्या है। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न में हमें सबसे पहले पहिए की परिधि ज्ञात करनी होगी। जितनी परिधि आएगी उसमें हमें 2 का गुणा करना होगा। तो परिधि का सूत्र होता है वृत्त का 2πr। यहाँ हम 2 लिखेंगे, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और आर का मान यहाँ 21 दिया गया है। 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, तो 22 दूनी आया 44, 44 का गुणा आप 3 से करेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 4 ती 12 1 13, यानी कि 132 आया। तो 132 आया एक बार की एक चक्कर में तय की गई दूरी, अर्थात परिधि का मान आ गया। चूँकि हमें 2 चक्कर का मान पता करना है तो 132 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, एक पासा उछाला गया, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप जानते हैं जैसे पासा उछालेंगे तो हमें तो 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा या 4 या 5 या 6 प्राप्त होगा। तो समअभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
तो कुल संभव परिणाम यहाँ दिए हैं 6, और जो कुल अनुकूल परिणाम होंगे तो ये होंगे 1, और कुल संभव परिणाम है 6, यानी कि 1/6। तो हमारी प्रायिकता होगी 1/6। अगला प्रश्न है, इसमें जो है ये दिया गया है कि 3a + 4b = 16 है और ab का मान 4 है, तो हमें 9a² + 16b² का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है और इसका वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3a का 3 त्रिकाई 9a², 4 चौको 16b² प्लस यहाँ पे आएगा 2ab यानी कि 24ab, 3 चौको 12 दूनी 24, ab बराबर आएगा 16 का वर्ग होता है 256। अब जहाँ ab लिखा हुआ है वहाँ रखना है आपको इसका मान 4, तो यहाँ 9 या 9a² + 16b², 24 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा यहाँ 96, 24 चौको 96 होगा बराबर 256। तो 9a² + 16b², अब 96 को 60 ले जाएंगे तो 256 में घट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 160। इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप इन संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या पूर्ण वर्ग होती है 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, 49, 64, 81 और 100। इनको आप गिनेंगे तो ये कुल 10 संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई 12 दी है और हम चौड़ाई मान लेते हैं b मान लो या x मान लो, क्षेत्रफल है 108, तो b बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल में हम 112 का भाग लगा देंगे, तो 12 नैया 108 सेंटीमीटर, अर्थात 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 6 अंक की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिए गए हैं। ये संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी? तो कोई भी 6 अंक के जो क्रमागत 6 अंक से बनी संख्या है वह हमेशा 3 से विभाज्य होती है, क्योंकि उसके अंकों का जोड़ जो है 3 से विभाज्य होता है। जैसे कि हम कोई संख्या लिख दें, जैसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 ये संख्या लिखी हुई है, इनको आप जोड़ेंगे तो इनके अंकों का जोड़ आता है, जैसे 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और 21 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार से जो 6 अंक की संख्या है जो क्रमागत अंकों से बनी हुई है वह हमेशा 3 से विभाज्य होती है। अगला प्रश्न है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है, तो बड़े घन का घनमूल क्या होगा? तो इसमें दिया है कि छोटा घन है इसका घनमूल 6 है, तो भाई ऐसे मान लो छोटा घन है ए, ठीक है, इसका घनमूल ज्ञात किया हमने तो आया 6, ठीक है, ए का मान आ गया कितना 6। तो हम जो है ए का घन ज्ञात करते हैं, ए का घन कितना आएगा 216, 6 का घन होता है 216। अब ये कह रहा था कि जो बड़े घन का अंतर है, यानी कि बड़े घन बी मान लिया हमने, तो बी का घन और ए का घन इनका अंतर है कितना 127 दिया हुआ है, और बड़ा घन का घन कितना है ये 216 और ये 127 है। अब 216 माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा b³ बराबर हो जाएगा 127 धन 216, इनका मान आएगा जोड़ोगे तो आएगा 343, और जब इसका घनमूल ज्ञात करोगे 343 का तो इसका घनमूल आता है 7। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ ही इस प्रकार से गणित विषय के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं।
साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।